बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बका न्यूज़ पे आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान दुरे शहवार। नाज़रीन इकराम, किसी भी मुल्क के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखती है और इसमें जो बसने वाले, इससे जो मुंसलिक लोग होते हैं वो भी काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अब हमें जो है काफ़ी दिनों से एक प्रोजेक्ट है अल्पेन सिटी के नाम से, उसमें लोगों की जो है आप शिकायत कह लें मौसूल हो रही थी कि इसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन इसमें जो हम तक कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं वो ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है इस पे एक अखबार ने या काफ़ी जगहों पे सवालिया निशान खड़े हो गए कि ये प्रोजेक्ट की एनओसी अवेलेबल नहीं है या तो फिर 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है लेकिन 205 एकड़ पे इसकी बुकिंग की जा रही है। इस पर आप जो है बात करें, आप अपना प्रोग्राम करें। सो आज मेरा प्रोग्राम करने का मकसद उन तमाम लोगों के नाम है, उन तमाम लोगों के जो हैं जो सवालात उन्होंने किए हैं वो जवाबात उन तक मेरे प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचाना मकसद है। आज मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन जामिन ग्रुप, इसके अलावा ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद काशिफ शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, माशाल्लाह आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 20 साल हो गए हैं। 20 से 21 साल आपने एज ए इन्वेस्टर काम स्टार्ट किया था और फिर आप स्टेट एजेंट बने। फिर उसके बाद माशाल्लाह आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त जामिन ग्रुप, जो एक बहुत पाकिस्तान का नामी ग्रामी इदारा है, उसमें आप चेयरमैन हैं। तो आपने ये पूरे जितना आपने स्ट्रगल की है इन तमाम सालों में क्या अप्स एंड डाउन्स देखे? देखिए, मेरा करियर जो आगाज़ हुआ वो कॉर्पोरेट सर्कल से हुआ है और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में सर्व करते हुए फिर मैंने जो कमाया वहाँ उसकी हम इन्वेस्टमेंट करते थे रियल एस्टेट में। उसके बाद रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए हमने जो कुछ सीखा उसे बाकायदा तौर पे हमने एज अ होल्डिंग कंपनी काम का आगाज़ किया। फिर हमने एजेंसी सर्विसेज फराहम की, यानी बीइंग अ रियल्टर काफ़ी अरसे तक हम काम करते रहे। उसमें फिर मुख्तलिफ रियल्टर्स फलाही तंजीमों से वाबस्ता हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे कोई भी इदारा ग्रो करता है, अल्लाह के फजल करम से हमने ग्रो किया कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की जानिब आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बिलखुसूस कराची की आवाम को सर्व कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपका एक प्रोजेक्ट है अल्पेन सिटी के नाम से, जो कि आजकल काफ़ी जो है अखबारों की जीनत बना हुआ है नेगेटिव मार्केटिंग के हिसाब से। इस पर आप क्या कहेंगे? बिकॉज उसमें 100 एकड़ की आपको एनओसी दी गई थी लेकिन 205 एकड़ पर इसकी बुकिंग की जा रही है उस अखबार के हिसाब से। अब आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि काफ़ी नहीं, आपने कह ही दिया कि एक अखबार की जानिब से ऐसा हो रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमें ये देखना होता है कि ज़मीन की मजबूती क्या है। ये 205 एकड़ या 100 एकड़ नहीं, ये टोटल 334 एकड़ ज़मीन का रकबा है जो कि कोर्ट ऑक्शन से हासिल किया मेरे जेवी पार्टनर ने और उनके पास ये ज़मीन मौजूद थी। फिर हमारा उनके साथ जॉइंट वेंचर होता है जिसमें कैपिटल रेजिंग से लेके तमाम इन्वेस्टमेंट इनिशियल्स, उसके बाद जो मैन पावर होती है, जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं मार्केटिंग एंड सेल्स के हवाले से, एडवर्टाइजिंग के हवाले से, वो तमाम तर काम जामिन ग्रुप ने सरअंजाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी दौरान हमने 100 एकड़ की इनिशियल एनओसी हासिल की और 100 एकड़ ही तकरीबन हमने इसका प्रोजेक्ट का सेल आउट किया। अब नेचुरली जिस वक्त हम आगे चलेंगे, जब डेवलपमेंट हम कुछ मज़ीद इसमें कर चुके होंगे, क्योंकि 4 साल का पीरियड है जब से जिसने भी बुकिंग कराई है उसका, उसके बाद हम मज़ीद इंशाल्लाह मार्केट फ्लरिश होने पे और मज़ीद प्लॉट्स बेचेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन कतई गलत है कि 205 एकड़ की सेल हुई है या 334 एकड़ की सेल हुई है या जो भी व्हाटसोएवर पे बात करते हैं। 100 एकड़ की एनओसी है और 100 एकड़ भी तकरीबन पूरा नहीं बिका, लेकिन बहरहाल अल्लाह के फजल करम से हमने काफ़ी बेचा है उसमें से। ठीक है। अच्छा, अमूमन होता क्या है कि बिल्डर्स जो हैं उसमें प्लॉट होता एक के नाम पर लेकिन एट द टाइम ऑफ पोजेशन वो 2 लोगों के नाम पर निकल आता है। देखिए, जो हमने अब तक मार्केट में सीखा है, मेरे काम का आगाज़ जो है वो मेनली डीएचए से हुआ और डीएचए की प्रॉपर्टीज़ के बाद फिर डीएचए सिटी मेरा बेसिकली लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म था। हमने जो कुछ सीखा डीएचए सिटी से समझ लें या डीएचए के प्रोसीजर से सीखा, फिर आगे चलते चले गए और आगे बहुत सारी और सोसाइटीज़ में भी हमने काम किया जिसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें एमडीए भी है, लेकिन बेस हमारी लाइन जो है वो डीएचए की है। हमने जब भी अपना काम स्टार्ट करने की सोची, हमने कोशिश की कि हम डीएचए के प्रोसीजर्स को अपना सकें। आज मैं आपको ख़ास तौर पे हमारा जो नया प्रोजेक्ट है जामिन टाउन, उसके हवाले से बताऊं
कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ामिन टाउन में जो सेटअप बनाया गया है अभी, क्योंकि अभी तो सेल की शुरुआत है, इंशाल्लाह उसके बाद हमारे पास सारे रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू होगा। जब रिकॉर्ड मेंटेन होगा, इनकी बाकायदा तौर पर मेंबरशिप होगी, बायोमेट्रिक सिस्टम इसका सॉल्व कर दिया गया है। बायोमेट्रिक के थ्रू हम तमाम रिकॉर्ड अपने पास लेंगे। बायर और सेलर जब भी आएंगे वो थ्रू बायोमेट्रिक इंशाल्लाह जैसे DHA में प्रोसीजर होता है उसी तरीके से आगे चलते हुए सिक्योर, मजबूत और मरबूत निज़ाम के तहत अपने ट्रांसफ़र का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हमने एक फैसिलिटी और इसमें अवेलेबल की है, जिसे अभी ऑनलाइन कर दिया जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में, जो ही तमाम चीज़ें हमारी इन प्लेस होती। और वो फैसिलिटी ये है कि अब बायर सेलर को आने की ज़रूरत नहीं होगी, हम ऑनलाइन उनके बायोमेट्रिक लेंगे इंशाल्लाह। कैमरे को अपने कंट्रोल में लेते हुए, जैसे यूरोपियन साइड पे सारा इसी तरह से अमेरिकन साइड पे होता है, हम उसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तस्वीरें भी खुद ही लेंगे, खुद ही उनके बायोमेट्रिक लेंगे और इंशाल्लाह उस थ्रू एक सिक्योर सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। एक मार्केट के लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आप किस तरह से अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसी को जैसे DHA की तरफ पे होता है, इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करने का इंतज़ाम कर रहे हैं। पासपोर्ट्स होंगे लोगों के पास, NIC होगा उनका, वो NIC और पासपोर्ट्स डाल के और प्लॉट नंबर्स डाल के सर्च कर सकते हैं कि प्लॉट हमारा टाइटल किसके नाम पे। तो कैसे मुमकिन है कोई एक प्लॉट किसी दूसरे शख्स के नाम पे भी हो सकता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कतई किसी किस्म की कोई डुप्लीकेशन हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपने कहा कि आप DHA का सारा सिस्टम ज़ामिन टाउन में लेकर आएंगे, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अभी अल्पेन पे जो आप पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है जो कि आपकी साख को मुतासर कर सकता है, पहले उनको तमाम को आपको हल करना चाहिए? देखिए, सवालिया निशान इसमें कुछ भी नहीं है। कोई कहे अगर यूक्रेन का झगड़ा मैंने करवाया और वो ख़बर लगा दे उसकी, तो मैं कहाँ तक किस किस को जाके समझाता रहूँगा। तो समझदार लोगों को समझना चाहिए कि कोई चीज़ मुमकिन है ऐसी या नहीं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मार्केट में मुझे ऐसा 20 सालों से जानते हैं, पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो रियल इस्टेट से वाबस्ता है वो मुझे जानता है, तो मेरे ख्याल में उनको मुझे समझाने की ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। जहाँ ये ख़बरें आ रही हैं, अल्लाह पाक उनको बहरहाल हिदायत दे, क्योंकि उन्हीं के अखबार में एक जगह पे उसी सेम डेट में मेरी अगर कोई नेगेटिव ख़बर चल रही है, वो एक आध चली हैं, और लेकिन तसलसल के साथ मेरे और मेरे इदारे की पॉजिटिव ख़बरें चल रही हैं, तो मैं किस चीज़ पे बिलीव करूं पढ़ने के बाद? आई एम श्योर ये रिपोर्टर्स पे होता है कि रिपोर्टर्स किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास गलत पहुंची हो, उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी हो, क्योंकि वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो क्लेम नहीं कर रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इतलात के मुताबिक ये चीज़ आगाह कर रहे हैं, वो दस्तावेजी सबूत पेश नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। वरना इदारे खुले हुए, अदालतें खुली हुई हैं, सबूत होते तो वहाँ चले जाते मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, आप दस्तावेज़ात की बात कर रहे हैं, मेरे पास जो NOC है, ठीक है, आपकी ये इस अल्पेन सिटी की, इसमें वाज़े तौर पर लिखा गया कि ये सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है, तो इस पर आप आवाम का पैसा कैसे लगा सकते हैं? देखिए, सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि ज़मीन आपकी होगी, कागज़ तमाम तर आपके क्लियर होंगे, उसके बाद आप इसका NOC हासिल करेंगे, उसका चालान भरेंगे और उसके बाद आप बेचने का इख्तियार रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ज़मीन हमारी, उस पर NOC हासिल की गई, उसके ऊपर तमाम तर हमने जो कानूनी तकाज़े थे उसके पूरे किए, उसके बाद इसको पब्लिक को बेचा है, पब्लिक को बेचने की NOC मिलती है। तो अब जब पब्लिक को बेचा तो उसमें पब्लिक के पैसों से नहीं बन रहा है, ये पैसा हमारा ही है, सेल्फ फाइनेंस ही है, और उसके बाद पब्लिक को नेचुरली इंगेज तो करना है सेलिंग के लिए। तो बस सिंपल प्रोसीजर है, और इसी तरीके से उमूमन जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, 2 साल हो गए अल्पेन सिटी को लॉन्च हुए हुए, अभी अब तक की क्या प्रोग्रेस है? बिकॉज मेरे पास कुछ वीडियोस में मुझे मौसूल हुई थी जिसमें काफ़ी तोड़ फोड़ की गई है वहाँ पे जाके। नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अल्पेन सिटी में कतई तौर पर कोई भी तोड़ फोड़ नहीं हुई है। मुख्तलिफ जगहों की चीज़ों को एसोसिएट कर दिया जाता है। अल्पेन सिटी में माशाल्लाह गेट हाउस हमारा तैयार है जो फिनिशिंग के मराइल में है। सामने हमारी जो बाउंड्री वॉल है उसमें कॉलम्स की इरेक्शन हो रही है, रोड नेटवर्क उसमें निकाले जा रहे हैं। बिजली के लिए माशाल्लाह PMT वहाँ पे मौजूद है, इंस्टॉल कर दी गई है वहाँ पे। इसी तरह से दूसरी चीज़ें, दूसरे जो ज़रूरी काम है वो किए जा रहे हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पे आएंगे और इंशाल्लाह इसका मतलब है सर एक नेक्स्ट प्रोग्राम हम वहाँ पे जाके करेंगे आवाम को दिखाने के लिए कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। जी, मोस्ट वेलकम। ये मेरी तशहीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अमूमन होता क्या है कि बिल्डर्स जो हैं वो जगह किसी और के नाम पर होती है और काम वो स्टार्ट कर रहे हो, तब यहाँ पे पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो अपनी बात करेंगे इस वक्त। हमने आपको बताया कि जगह जिसके नाम पे है ज़ामिन अल्पेन सिटी के केस में, वो और मैं, हम जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में, ये लीगल एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, FBR में नोटिफाइड एग्रीमेंट है,
तो ये पूरी तरह से लीगल एंटिटी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है कि अगर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अंडरस्टैंडिंग है, तब तो समझ में आती है, ठीक है, हमारा जब लॉ इजाज़त देता है इस चीज़ की तो वो कर सकता है। हाँ, इलीगल लैंड, किसी और का लैंड, बेनामी लैंड, उस पर काम करना ऑफ कोर्स हमारा लॉ जो है उसकी मनाही करता है, मना करता है, तो वो नेचुरली नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आपका कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो यकीनन भी कंस्ट्रक्शन की एनओसी भी मौजूद होगी आपके पास? जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल मौजूद। ठीक है, तो मैं चाहूँगी अब हम जो है मुझे दिखाएं ताकि मैं अपने नाज़रीन इकराम के साथ कंस्ट्रक्शन की एनओसी और साथ ही साथ सेल की एनओसी भी उनके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि जो एलिगेशन आप पे लगाया गया है वो क्लियर हो, बिकॉज पब्लिक बहुत भरोसा करके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस चीज़ को जो है वो क्लियर करने के लिए इस तमाम एनओसीज़ में शो करूँगी अपने प्रोग्राम में। और साथ ही साथ अब मुझे ये बताइए, जिस तरह कि आप ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं माशाल्लाह, टैक्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, टैक्सेस के हवाले से 2016 के बाद स्पेशली जो रिजीम चेंज आया उसमें रियल इस्टेट को बहुत बुरी तरह से हिट किया गया। अनफॉर्चुनेटली ये एक अनस्ट्रक्चर्ड पूरा एक सिस्टम था, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए था ग्रोथ के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, मार्केट ट्रेंड्स को समझने के लिए, बजाय इसके टैक्सेस का एक बोझ डाल दिया गया उसके ऊपर, जहाँ पे लोग जो स्टेक होल्डर्स थे वो इसको बर्दाश्त करने के लिए उसका तैयार ही नहीं थे। अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ये रहा है कि पै दर पे हुकूमत से बातचीत करने के बावजूद टैक्सेस और उसके सिस्टम में बेहतरी नहीं आ पाई। अब चाहे वो फेडरल लेवल पे हो या प्रोविंशियल लेवल पे हो, बहरहाल कुछ सिलसिला इस तरह का चला कि फिर बहुत बुरे से कुछ बेहतरी अच्छी लगने लगी और उसमें सिस्टम को लेके चले, लेकिन वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ रिजीम चेंज हुई, मुख्तलिफ हुकूमतें आई, उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसीज़ अप्लाई की, कभी प्रो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आ जाती थी, कभी बहुत ही डिस्करेजिंग किस्म की पॉलिसीज़ आ जाती थी, तो रियल इस्टेट इस टैक्सेस के मैटर में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि टैक्स कलेक्शन ये हुकूमत का इस्तेकाक है और लोगों का फ़र्ज़ है कि उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दें, लेकिन टैक्स कलेक्शन तब मुमकिन है जब कारोबार चले, जब माशी सरगर्मी हो। ऑल टुगेदर अगर ऐसे सिस्टम को लागू कर दिया जाए जहाँ कारोबार ही ना होने के बराबर हो, तो ना ट्रांजैक्शन होगी ना ही टैक्स कलेक्शन होगी, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल मुल्क को नुकसान पहुँचता है। और रियल इस्टेट ख़ास तौर पे एक ऐसा शुबा है जहाँ सिर्फ इनलैंड पाकिस्तानी की नहीं बल्कि फ़ॉरेन रेमिटेंसेस की मद में बहुत भारी रकूम रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए आती है। और ये जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लगती, बल्कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स के लिए, हमारी करेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये इसका मल्टीपल रोल है, मेरे ख्याल में इसको तमाम जावियों से देखना चाहिए। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उतनी मुस्तहकम नहीं है मुआशी तौर पर जितना होना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि इसमें सिर्फ टैक्स का अमल दखल है? देखिए, अनस्ट्रक्चर्ड कहीं भी इकॉनमी होगी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी। अब इस अनस्ट्रक्चर्ड से मुराद क्या? पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी पॉपुलेशन है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कतई किसी किस्म की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद नहीं है, रेगुलेशन नहीं है यहाँ पे जो कि बाकायदा रियल इस्टेट को हैंडल करता है। अब रियल इस्टेट जब हम बात करते हैं तो रियल इस्टेट में सर्विसेज का शोबा सबसे बुनियादी होता है, सर्विसेज के बाद वो प्रोडक्शन होती है जिसको वो सर्विसेज का शोबा मार्केट करता है, क्योंकि सर्विसेज जब मार्केट होती हैं या प्रोडक्ट जब मार्केट होते हैं तो ये तमाम शोबे आपस में मुंसलिक होकर अपना किरदार अदा करते हैं। ये इंतहाई अनरेगुलेटेड है, सेल्फ जनरेटेड इनकी इकोनॉमीज़ होती हैं, सेल्फ रेगुलेटेड इनका सिस्टम होता है। तो मेरी नज़र में इसको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे रिसेट करना चाहिए, लाइसेंसिंग होनी चाहिए, बाकायदा इसके खदोखाल डिफ़ाइन किए जाने चाहिए, जहाँ इन पे जिम्मेदारियाँ डाली जाएँ वहाँ इनके हुकूक भी होने चाहिए, ट्रेड फेयर्स में इनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, एजुकेशन के लिए इनको प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाए। मैं मराहत की बात नहीं कर रहा, मैं सब्सिडीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक सिस्टम प्रोवाइड करने की, जैसे इंजीनियरिंग की बाकायदा डिग्री होती है तो सर्विसेज की भी डिग्री हो, ताकि जिस वक्त सर्विसेज की डिग्री हासिल की जा रही हो रियल इस्टेट रिलेटेड तो उसका एक प्रोफेशनल जब निकले वो तमाम तर नॉर्म से वाकिफ़ हो, उसको टैक्सेस के मैटर्स का भी पता हो, उसको मार्केट इकॉनमी का भी पता हो, उसको मुल्क की करंट सूरत हाल का भी पता हो, उसको फाइनेंसियल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पता हो, वो कंस्ट्रक्टेड रिलेटेड चीज़ों को इवेल्यूएट करने का भी तजुर्बा रखता हो, उसको पता हो कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रही है। आज दुनिया में हमारी ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं। हम बार बार पाकिस्तान में बैठ के मिसाल देते हैं कि 15 दिन में कोविड के दौरान चाइना ने जी 50 मंजिला इमारत खड़ी कर दी।
हम उस टेक्नोलॉजी को यहाँ जिस वक्त ला के इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम वही फरसूदा 50 साल 100 साल पुराने तरीक़ों को लेकर चल रहे हैं। तो कोर्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, ये सिर्फ पाबंद करने के लिए नहीं है मार्केट को, बल्कि मार्केट और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, ताकि फ्लरिश करे इकॉनमी, जिससे ओवरऑल पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। ठीक है, अब जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते थे, वो पैसा इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ अनसर्टेनिटी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं, गवर्नमेंट्स दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। बहुत सारे ममालिक में आप देखें तो वहाँ पे इकनॉमिक पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में फ़र्क होता है। इकनॉमिक पॉलिसीज़ को या आपकी जो दिफाई पॉलिसीज़ होती हैं उनको जो इदारे हैंडल कर रहे होते हैं वो कांस्टेंट एक पॉलिसी बनाते हैं जिसकी मियाद 10-10, 15-15 साल की होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कारोबार एक ऐसा आप समझे जिसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है कि उसको ये पता नहीं होता कि अगले बजट में अब क्या होने जा रहा है। तो बीइंग एन इन्वेस्टर अगर कोई एम्बिग्विटी ज़्यादा हो, अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो, सर तो बजट का तो इसलिए भी नहीं पता होता क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का भी पता नहीं होता, तो वो गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है। यही वजह है। देखिए, इसमें होता ये है कि अगर मैं सरमायादार हूँ, अब देखिए मुझ पर कितने सारे सवाल उठ रहे हैं आजकल। बात यह है कि ये पैसा सारा मेरा है, बैंक का 1 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह सूद का एक आना इस्तेमाल नहीं किया। इस पाकिस्तान में इस वक्त मेरे साथ 300 के करीब लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, जिनके इन ख़ानदानों का रिस्क रोज़गार यहाँ से चलता है। किस किस्म की बातें की जा रही हैं, ना उसकी कोई बुनियाद है, ना सर है, ना पाँव है। हम इतना नहीं सोचते तो इतने सारे लोगों का गवर्नमेंट किधर सोचेगी। ये वही माइंडसेट है जो कि इस किस्म का अपना किरदार अदा करता है, जिनको लामहला इस बात का कोई इदराक नहीं होता कि उनकी एक कोई इस किस्म की बात या एक इस किस्म की ख्वाहिश जो कि नाजायज़ भी है, उससे कितना बड़ा एक कंपनी को या एक इकॉनमी को या एक शहर को नुकसान पहुंच सकता है। बस यही माइंडसेट है जिसका हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अताब का शिकार हैं। ठीक है, आप पर उठाए जाने वाले सवालात में से एक सवाल और भी है कि अल्पेन सिटी में नूरियाबाद जिम खाना के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठे गए हैं, जबकि उधर जिम खाना की कोई वजूद ही नहीं है। देखिए, नूरियाबाद जिम खाना 1 रुपया भी उसमें हासिल नहीं किया गया। नूरियाबाद जिम खाना एक फ्री फैसिलिटी है जो कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी आप रिक्रिएशन की फैसिलिटी दे सकते हैं। वो रिक्रिएशन की फैसिलिटी है कि एज अ पैकेज तमाम चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, इसमें हम जो चीज़ें देने जा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की होलिस्टिक लर्निंग का बायस बनेंगी। इसमें जो शाहकार हम बनाने जा रहे हैं वो उसी तरह से होगा जैसे अल्पेन सिटी बन रहा है, जैसा मेरा जामिन टाउन बनने जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो जामिन टाउन बनने जा रहा है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में अपनी एक पहचान रखेगा। आप जिस वक्त कहीं कोई बुकिंग कराते हैं, पहले दिन आपने बुकिंग कराई, दूसरे दिन जाके आप ये नहीं पूछते कि मेरा घर कहाँ है, मेरा घर अब तक तामीर हुआ या नहीं हुआ। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है जब तक आपकी पेमेंट शेड्यूल चलता है। उसी के साथ साथ आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ऑफकोर्स बड़ी कॉमन सी बातें हैं। इस वक्त जामिन टाउन को आए कोई 1.5 माह हुआ है और अल्पेन सिटी को आए 2 माह हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल ये जायज़ सवालात हैं जो कि बनते हैं इस वक्त, वो चीज़ कहाँ है। ये तो बिल्कुल ऐसी है कि आज शादी हुई हो, कल बड़ी भी आके पूछें कि बच्चा किधर है, तो ये तो नाजायज़ है। ठीक है। अच्छा, अमूमन होता क्या कि इन्वेस्टर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पर तो उनको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जी हम आपसे बाय बैक का ऑप्शन भी आपको देंगे, लेकिन बाय बैक में क्या होता है, जब वो बेचारा बेचने जाता है दोबारा से बिल्डर को, तो वो मार्केट से निहायत कम दामों में उसकी वो प्रॉपर्टी उनसे ख़रीदी जाती है। देखिए, बाय बैक का ऑप्शन जो भी दे रहा है इसका जवाब तो वो दे सकता है। हम जिस वक्त सेलिंग करते हैं हम सबसे पहली चीज़ फंडामेंटल्स बयान करते हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। मैं जब भी बात करता हूँ उस वक्त ये कहता हूँ कहीं भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की कामयाबी उसकी आबादकारी है, और आबादकारी आर्टिफिशियल ये नहीं होती। अगर मैं पाकिस्तान को उठा के सिर्फ एज ए टेस्ट केस देखूँ और उसमें कराची को उठा के देखूँ, तो कराची में आबादी सबसे पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे पहले आबादी आपको समुद्र किनारे मिलेगी। आज जैसे आप गवादर में जाके देख सकते हैं, समुद्र किनारे आबादी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने समंदर में वो वसाइल रखे हुए जिससे रिस्क हासिल हो सकता है। तो इसी तरह से जब शहर आबाद होते हैं, शहर बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है, कमर्शलाइजेशन बढ़ती है, तो जो कमर्शियल जगह होती हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ कारोबार होता है, जहाँ रिस्क होता है, वहाँ पे आबादकारी का आना नेचुरल फिनोमेना। जिस वक्त हम अपने लिए हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब कर रहे थे जगहों का, तो हमारे सामने सबसे बड़ा फंडामेंटल और फैक्टर यही था कि हम कहाँ जाके अपनी हाउसिंग सोसाइटी दें जो कि आबाद हो सकती हो। क्योंकि कामयाबी का दारोमदार जैसे मैंने बताया कि वो आबादकारी पे हमने नूरियाबाद का इंतखाब किया। नूरियाबाद एक इंडस्ट्रियल इस्टेट है। उस इंडस्ट्रियल इस्टेट में इस वक्त जो है 30% के करीब ऑक्यूपेंसी है, वहाँ इंडस्ट्रीज मौजूद है, और 70% के करीब अभी वहाँ पे ग्रोथ के मजीद चांसेस हैं। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं।
एक एक इंडस्ट्री के अंदर सैकड़ों की तादाद में मजदूर, सैकड़ों की तादाद में स्टाफ काम करता है, जो कि अल्टीमेटली हज़ारों और लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा आने वाले 10-20 सालों में। इनके लिए हाउसिंग की ज़रूरत है। ये हाउसिंग की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वहाँ पे जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ आज मौजूद हैं वो अभी बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नूरियाबाद की पूरी इस लैंड के ऊपर पहला प्रोजेक्ट एल्पिन सिटी था जो मैंने मार्केट किया, और अल्लाह का शुक्र है हमने नूरियाबाद का एक इमेज चेंज किया। नूरियाबाद के हवाले से एक इमेज इतना नेगेटिव बना हुआ था उस वजह से आज बनाने की हमारी कोशिश की जा रही है। नूरियाबाद का नाम लेते लोग घबराते थे, लोग उसको कराची का नाम देते थे कि वहाँ पे उसके करीब भी कोई प्रोजेक्ट है तो जी कराची है। नहीं, वो कराची नहीं है, हमने उनको बताया नूरियाबाद है, और हमने उसका अल्टीमेटली पूरा एक परसेप्शन चेंज किया मेहनत करके। आज अल्लाह का शुक्र है जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो नूरियाबाद का नाम लेके बनते हैं, और वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिनमें से एक हमारा जामिन टाउन भी है। और इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि जामिन टाउन अपनी क्या पहचान वहाँ पे बनाएगा। और नूरियाबाद जो जहाँ के रिहायशी हैं वो मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत बड़े गुण गाएंगे। थाना बुला खान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इंशाल्लाह थाना बुला खान के रिहायशी हमें दुआएं देंगे कि हमने इतना बेहतरीन और ऐसा प्रोजेक्ट जिसको हमने 100% डिलीवरी दी है टाइम पे, वो लोगों के सामने होगा इंशाल्लाह चंद दिनों में। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अभी आपने बताया जामिन टाउन भी आपका एक आने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है, तो अल्पैन पे जो इतना बड़ा एक एलिगेशन लगाया गया, आप समझते हैं कि लोग दोबारा भरोसा करके उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे जामिन टाउन में? देखिए, एल्पिन सिटी पे जो एलिगेशन अभी आया है, ठीक है, उसकी मैंने आपको तमाम तर शवाहिद भी दे दिए हैं, ये कुछ रह गए तो वो मैं अभी आपको दे दूंगा डॉक्यूमेंट की सूरत में। मेरा नहीं ख्याल कि आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि ख़बरों के ऊपर जाके बात करिए। ख़बरों में तो बहुत कुछ होता है, ख़बरों में तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बहुत कुछ कह दिया जाता है, हमारी जिसके साथ एफिलिएशन होती है हम उसके साथ चलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी कन्विक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और अल्लाह का शुक्र है हमने जितना नाम बनाया हुआ है, हमें लोग जितना जानते हैं, हमारी एक कन्विंसिंग और कन्विक्शन दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, मैं नहीं समझता कि अल्लाह पाक ने अगर हमारे लिए कोई चैलेंजेस लिखे हैं तो उससे कोई शख्स मुझे बचा सकता है, और अगर मेरे लिए कोई आसानी लिखी है तो कोई शख्स मेरे लिए उसको मुश्किलात में तब्दील कर सकता है। इंशाल्लाह ये तो पैकेज का हिस्सा है। जब आप ग्रो करोगे और ज़्यादा ग्रो करोगे और आपको मुश्किलात आएंगी, वी अंडरस्टैंड दैट, और हम इसके लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। न सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी टीम इंशाल्लाह इसके लिए तैयार है, और हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे और रब से मांगते रहेंगे। हमें यकीन है कि हमारा रब हमें मायूस नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन जामिन ग्रुप सैयद काशिफ शाह साहब, ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के भी माशाल्लाह चेयरमैन। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन इकराम जो सवालात आपने मुझसे कमेंट्स बॉक्स में किए थे, जो सवालात आप लोगों ने मेरी ईमेल आईडी पे मुझे भेज के किए थे, उन तमाम के जवाबात जो है काशिफ शाह साहब ने आपको दे दिए होंगे। प्रोग्राम के हवाले से मैं अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुरे शहवार को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।